जब मैं आजाद हुआ तो जेल के बाहर 10 से ज्यादा महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। मेरे सैकड़ों आदमियों ने जैसे ही मुझे देखा वे सब एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। स्वागत है बॉस ड्रैगन। नाज ने सबसे आगे खड़ी मर्सिडीज बेंज एस क्लास का दरवाजा खोला। उन्होंने मुझसे मिन्नतें की कि मैं ग्रुप को फिर से संभालने के लिए वापस आ जाऊं। मैं मुड़ा और वहां से दूर चल दिया और जाते जाते बस एक वाक्य छोड़ गया। आज के बाद से नदी में कोई ड्रैगन नहीं रहेगा। कई साल पहले की बात है। नदी के किनारे मैं अकेला था और मेरे पास एक धारदार हथियार था। हजारों लोगों से अकेले मुकाबला किया और आधी नदी खून से लाल हो गई। इसीलिए सबने मुझे नदी का ड्रैगन माना। जब तक कि मेरी प्रेमिका जेल में मुझसे मिलने नहीं आई, जिसका पेट काफी बड़ा था, तब मुझे पता चला कि मैं एक पिता बनने वाला हूँ। चूंकि मैं जेल से आया था, कोई भी कंपनी मुझे नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं थी और मैं उस बच्चे के लिए सब कुछ ठीक करना चाहता था और उसके करीब आना चाहता था, जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। ठीक उसी समय मैंने अपनी पत्नी को शिकायत करते हुए सुना कि उनके स्कूल की कैंटीन का मालिक बहुत बुरा है। वो बच्चों को हमेशा बासी मीट खिलाता है। उसने कई बार शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने पैक लंच बेचने के लिए स्कूल के बाहर एक दुकान लगाने का फैसला किया। चूंकि मेरा खाना सस्ता और स्वादिष्ट था, बहुत से छात्र मुझसे खरीदने लगे। लेकिन मेरी बेटी आन वैसी भोली बच्ची नहीं निकली जैसा मैंने सोचा था। इतनी कम उम्र में वह बिगड़ैल लड़कियों के ग्रुप के साथ रहने लगी थी। मुझे देखते ही उसके दोस्तों ने जोर से ठहाका लगाया। अरे, क्या ये वही तुम्हारा बाप नहीं है जो जेल से आया है? अंकल, हमने सुना है कि आपने पहले कोई लोहा चुराया था, लेकिन आपने बिजली का केबल काट दिया, इसलिए आपको 5 साल की जेल हो गई। आप इतने बदकिस्मत क्यों हैं? आन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो तेजी से मेरे करीब आई। क्या आप प्लीज यहाँ तमाशा बनाना बंद करेंगे? आप मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चुपचाप उसे वो खाना आगे बढ़ा दिया जो मैं लाया था। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम शिकायत कर रही थी क्योंकि कैंटीन का खाना बहुत खराब है। यहाँ तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें हैं। आप यहाँ से दफा हो जाइए। आन ने भयंकर झुंझलाहट में वो खाना मेरी तरफ फेंक दिया। वो गुस्से से कांप रही थी। अब खुद का तमाशा मत बनाइए। जब मैं छोटी थी तभी आप एक बेहद घटिया जुर्म की वजह से जेल चले गए थे, इसलिए मैं बिना बाप के बड़ी हुई और हमेशा मुझे बुली किया गया। अब जाकर मेरे अपने कुछ दोस्त बने हैं और आप आकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उसकी एक बिगड़ैल सहेली हंसी और बोली, अंकल, क्या आपने कभी अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे एक भाई ने किसी का पैर तोड़ दिया था, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल की जेल हुई, और आप जिसने महज लोहा चुराया, इतने साल, ये सचमुच मजाकिया है। हा हा हा। वे सब फिर से जोर से हंसने लगी। मेरा असली जुर्म। मेरी पत्नी ने बच्चों को कभी नहीं बताया कि दूसरों को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरे जैसे एक ड्रैगन किंग की औलाद है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यकीनन हमारे अनगिनत दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने अपने चेहरे पर लगे खाने के बचे हुए हिस्से को साफ किया। जेल जाना कोई सम्मान की बात नहीं है। तुम लोगों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। मैंने एक और पैक लंच निकाला और आनान की तरफ बढ़ाया। वो दांत भींच कर बोली, आपके जैसा एक निकम्मा बाप होना, यही सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। ठीक उसी समय कैंटीन का मालिक गुस्से में लाल आदमियों के एक ग्रुप के साथ मेरे करीब आया। उसने एक पैक लंच उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम मेरी कैंटीन का धंधा छीन रहे हो। क्यों? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम... वो अभी पूरी बात नहीं कह पाया था। कैंटीन के मालिक ने कहा, अगर तुम यहाँ दोबारा खाना बेचते दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जानवर कहीं के। मैं जमीन पर बिखरे हुए पैक लंच को उठाने के लिए नीचे झुका। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी चला जाऊंगा। कैंटीन के मालिक ने अचानक मेरे शरीर पर जोर से लात मारी। मैं तुमसे ये दूसरी बार कह रहा हूँ। आन मजबूती से अपनी मुट्ठियां भींचे हुए मुझे बेहद गुस्से से देख रही थी। मुझे पता था कि वो मेरे पलट कर वार करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं अब और झगड़ा नहीं कर सकता था। मैंने बहुत शांत होकर कैंटीन के मालिक से कहा, बॉस वांग, हम दोनों ही 15 रुपए में कॉम्बो मील बेच रहे हैं। मेरा सामान आपसे सस्ता नहीं है, तो फिर मैं आपके कस्टमर्स कैसे छीन रहा हूँ? छात्र बस कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरी कैंटीन के खाने का स्वाद खराब है? अच्छा, तो जरा देखते हैं कि तुम्हारा यह सामान कितना स्वादिष्ट है। उस ग्रुप का लीडर एक बड़ा और भारी शरीर वाला आदमी था। अपने बॉस की बात सुनते ही उसने तुरंत मेरी दुकान को पकड़ा और उसे जमीन पर पलट दिया। खाने के कई बड़े बर्तन फर्श पर बिखर गए। वो सब उछलकर मेरे शरीर पर आ गिरा। बॉस वांग नीचे झुका और उसने मजबूती से मेरे बाल पकड़ लिए। 10 से ज्यादा माता पिता ने शिकायत की, लेकिन वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अब तुम मुझे आजमाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने गुंडों को जानता हूँ? बॉस वांग, अगर आपको मेरी इस दुकान से परेशानी है तो मैं दूर चला जाऊंगा। क्या ये ठीक है? मेरा ये समझौता करना आन को और ज्यादा नागवार गुजरा। डरपोक, तुम सचमुच बहुत कमजोर हो। उसके इतना चिल्लाते ही लाल बालों वाली लड़की ने उसका मुंह दबा दिया। और जैसा कि तय था, कैंटीन के मालिक ने आन को बेहद बुरी नजर से देखा। तुम जाओगी? ये इतना आसान नहीं है। पहले हर्जाने के बारे में बात करते हैं। मैंने सुना है कि तुम रोज 300 लंच बॉक्स बेचते हो। इसका मतलब है कि तुम रोज मेरे 300 कस्टमर्स चुरा रहे हो। मेरे लिए हर एक की कीमत 15 रुपए है, यानी मुझे रोज 4500 का नुकसान हो रहा है। तुम 10 दिनों से यहाँ हो, इसलिए कुल मिलाकर 45,000 हुए। पैसे चुकाओ अभी के अभी। मैं दंग रह गया। बॉस वांग, क्या यह सरेआम ज्यादती नहीं है? कैंटीन का मालिक महज मुस्कुराया और अपने उस भारी शरीर वाले आदमी की तरफ मुड़ा। इसने मेरा भारी नुकसान कराया है और अब ये पैसे देने से मना कर रहा है।
तुम्हारे मुताबिक हमें क्या करना चाहिए? उस भारी शरीर वाले आदमी ने नीचे झुककर फर्श पर बिखरे हुए मिर्च वाले मीट के टुकड़ों को उठाया। इसमें मिर्च से ज्यादा तो मीट के टुकड़े हैं। क्या तुम सचमुच इसी तरह धंधा करते हो? क्या तुम्हें सचमुच ऊपर वाले के इंसाफ से डर नहीं लगता? ये कहते ही उसने बेरहमी से मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे पिटता हुआ देख वहां मौजूद छात्रों की आंखों में साफ तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। धोखेबाज तो ये खुद हैं और फिर ये दूसरों को ईमानदारी से सामान बेचने भी नहीं देना चाहते। लेकिन ये दुकानदार भी बहुत ज्यादा डरपोक है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं बहुत पहले ही पलटकर वार कर चुका होता। मैं जबरदस्ती उठकर बैठा और अपने चेहरे पर लगी मिर्च की ग्रेवी को साफ किया। आंखें खोलते ही मेरे सामने आन आन का हताश चेहरा था। अब जब ये तुम्हें पीट रहे हैं तब भी क्या तुम सचमुच पलटकर वार नहीं करोगे? लड़की, तुम्हें इससे क्या मतलब? एक शब्द भी और मत बोलना। मानो या न मानो, मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। मत कीजिए बॉस वांग। मैंने फुर्ती से कैंटीन के मालिक का हाथ पकड़ लिया। बॉस वांग, मैं चला जाऊंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है? लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। क्यों ना आप मुझे ये बता दें कि आपकी असली कमाई कितनी है, फिर मैं महज उतनी ही रकम चुका दूंगा। मालिक के चेहरे का हाव भाव अचानक बिगड़ गया। वो मेरे कान के पास आया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी असली कमाई बयां कर दूंगा? अगर ऐसा किया तो मैं अपना धंधा आगे कैसे चलाऊंगा? ये कहने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं मिली। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोर जोर से 2 थप्पड़ जड़ दिए। मुझे दोबारा थप्पड़ खाते देख आन आन गुस्से में चिल्लाई, पलटकर वार करो। तुम कब तक खुद का तमाशा बनाते रहोगे? कैंटीन का मालिक तो पहले से ही आन आन पर भयंकर भड़का हुआ था। उसने चिढ़कर आन आन की तरफ उंगली उठाई और अपने आदमी को हुक्म दिया, उस बदतमीज लड़की को पकड़कर यहाँ लाओ। वो आदमी मुड़ा और आन आन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी लाल बालों वाली सहेली खौफ के मारे तुरंत एक तरफ हट गई, मानो वो यह दिखाना चाहती हो कि उसका आन आन से कोई वास्ता नहीं है। मैं घबरा गया और मैंने आन आन को बचाने की कोशिश की, लेकिन कैंटीन के मालिक ने मेरे कपड़े पकड़ लिए। मैंने पोलो शर्ट पहन रखी थी। उसके जोर से खींचने की वजह से मेरी शर्ट पूरी तरह फट गई। अचानक मेरी छाती पर बना वो टैटू सबके सामने आ गया। एक बोधिसत्व बाघ, टाइगर बोधिसत्व की आकृति। उसके आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुको, क्या ये वही टैटू नहीं है जो नामी गुंडे गुओ जियांग लोंग का है? कैंटीन के मालिक को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आगे बढ़कर मेरे टैटू को रगड़ना शुरू कर दिया। हो सकता है ये महज कोई नकली टैटू हो। उसने उसे 2 बार मजबूती से रगड़ा, लेकिन देखा कि वो जरा भी नहीं छूट रहा था। तुम सड़क पर लंच बॉक्स बेचने वाले एक मामूली दुकानदार हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गुओ जियांग लोंग का वो बाघ वाला टैटू बनवाओ? उस आदमी ने घबराते हुए अपने बॉस से पूछा, बॉस, कहीं ये सचमुच गुओ जियांग लोंग तो नहीं है? मैंने सुना है कि वो अभी अभी जेल से छूटा है। कैंटीन का मालिक महज हंसा। युआंडा ग्रुप के चेयरमैन की गद्दी बरसों से महफूज है और गुओ जियांग लोंग का इंतजार कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि वो चेयरमैन का पद छोड़कर महज यहाँ लंच बॉक्स बेचने आएगा? फिर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। उसका टैटू कॉपी करने के लिए भी बहुत जिगरा चाहिए। उस वक्त गुओ जियांग लोंग ने अकेले महज एक धारदार हथियार से हजारों लोगों को धूल चटाई थी, लेकिन तुम तो महज एक निकम्मे कचरे हो। उसने अपना मोबाइल निकाला और मेरी एक फोटो खींच ली। तुम्हारी ऐश के दिन अब खत्म हुए। मैंने तुम्हारी ये फोटो युआंडा ग्रुप के अपने दोस्तों को भेज दी है। वे यहाँ आ रहे हैं। अब यकीनन तुम्हारा खेल खत्म है। आन आन को चिंता होने लगी कि मेरा ये टैटू सबका ध्यान खींच रहा है, इसलिए उसने अपने क्लासमेट से एक शर्ट मांगी और मुझे पहना दी। उसके बाद उसने मुझे ऐसे देखा मानो उस पर आसमान टूट पड़ा हो। आखिर ये किस किस्म का टैटू है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर उससे कहा, तुम अभी घर चली जाओ। आन आन अचानक रोने लगी। तुम तो महज एक लोहा चुराने वाले चोर हो। तुम्हें अपने शरीर पर ऐसा टैटू बनवाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग महज दूसरों को ठगने के लिए गुओ जियांग लोंग होने का ढोंग करते हैं? उन सबको युआंडा ग्रुप के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। तुम यहाँ से भाग जाओ, प्लीज मुझ पर रहम करो। मैं महज आन आन को देखता रह गया। क्या वो सचमुच मेरे लिए परेशान हो रही थी? भले ही वो मुझे अपना बाप मानने में शर्मिंदगी महसूस करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो। जब मैंने उसे परेशान देखा तो मेरा जमीर और ज्यादा कचोटने लगा। लेकिन कैंटीन के मालिक ने अचानक मुझे मजबूती से जकड़ लिया। भागने की सोचना भी मत। मैं तो महज तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है। ठीक उसी पल उसका मोबाइल बजा। उसने पूरे घमंड से कॉल उठाया। हेलो बॉस। हाँ, इस साले का दिमाग बहुत खराब था। हाँ, मैंने ही इसे पीटा है। क्या आप लोग यहाँ आ रहे हैं? रुको, आपने क्या कहा? युआंडा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहा है। अचानक उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। आसपास खड़े सभी लोग दंग रह गए। उस भारी शरीर वाले आदमी ने यकीन न कर पाने वाले अंदाज में पूछा, बॉस, क्या आप इसे जानते हैं? मैं ऐसे बड़े वीआईपी को भला कैसे जान सकता हूँ? लेकिन उन्होंने अभी कॉल किया था। उन्होंने कहा कि वे रास्ते में हैं। वो भारी शरीर वाला आदमी हैरान रह गया। उनका कनेक्शन सचमुच कमाल का है। उस आदमी ने सिर्फ उनके
बॉस होने का नाटक किया था। अब वे सब मिलकर हमला करने वाले हैं। कैंटीन के मालिक ने मुझे ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा। मेरे ख्याल से वे जियांग लोंग का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। वे कभी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई मामूली कचरा उनका मजाक उड़ाए। अब तुम्हें पता चलेगा कि मौत क्या होती है। आन आन चिंता के मारे लगभग पागल होने लगी थी। उसे कैंटीन के मालिक की उस पिछली धमकी की कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे पीछे ढकेला। आप यहाँ से चले जाइए, जल्दी कीजिए। मेरी माँ ने आपके लिए सालों इंतजार किया है। क्या आप चाहते हैं कि वे एक विधवा बन जाएं? रोती हुई आन आन को देखकर गहरी आत्मग्लानि से मेरा दिल एक बार फिर बैठ गया। मेरे निकम्मेपन की वजह से ये सब मेरी गलती थी। उन दोनों माए बेटी ने सालों तक बहुत दुख झेले थे। आप उन्हें यहाँ मत बुलाइए प्लीज। वो सिर्फ एक लोहा चुराने वाला चोर है। उसे जियांग लोंग के बारे में कुछ नहीं पता। वो सालों पुरानी बात है। उससे बस एक गलती हो गई थी। वो जेल गया क्योंकि उसने बिजली का केबल काट दिया था, और जब वो जेल में था उसे उस आदमी की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने जानबूझकर नकल नहीं की। यह सब महज एक इत्तेफाक था। कैंटीन का मालिक पल भर के लिए ठिठका और फिर जोर से ठहाका मारकर हंसा। हा, ये तो बेहद मजाकिया है। लोहा चुराने की वजह से जेल गया। क्या इस केस से ज्यादा शर्मनाक भी कुछ हो सकता है? आन आन के चेहरे पर साफ तौर पर भयंकर शर्मिंदगी के भाव थे, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ थामा और मुझे बाहर ले जाने लगी। बॉस वांग और उसके आदमियों ने तुरंत हमारा रास्ता रोक दिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाना इतना आसान है? युआंडा ने बहुत पहले ही ये हुक्म जारी कर दिया था। जो कोई भी दीझांग का टैटू बनवाने की जुर्रत करेगा, उसका सीधा मतलब ये है कि उसने पूरे ग्रुप से दुश्मनी मोल ले ली है। आन आन पूरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि ये टैटू 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये महज एक इत्तेफाक था। बॉस वांग ने कहा, अगर तुम आज मर भी गए तो अगले जन्म में ये बात अच्छी तरह याद रखना कि कभी किसी दूसरे के धंधे पर कब्जा मत करना। आन आन घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो रोते हुए अपने दोस्तों की तरफ मुड़ी। क्या तुम लोग हमारी मदद नहीं करोगे? किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार लाल बालों वाली लड़की शोली ने मुंह खोला। क्यों? क्या हम बहुत करीबी हैं? आन आन दंग रह गई। तुमने तो कहा था कि हम बहनों की तरह हैं। हमारा एक रिश्ता है। अगर तुम सचमुच एक सच्ची दोस्त हो तो हमें इस मुसीबत में मत घसीटो। तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया और अब तुम हमें भी इसमें लपेट रही हो। हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। उसके ऐसा कहते ही ग्रुप की बाकी बिगड़ैल लड़कियां भी सुर में सुर मिलाने लगी। हाँ, सही कहा। क्या तुम चाहती हो कि हम भी मारे जाएं? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें बहन कहो। अगर ये महज एक मजाक होता तो ठीक था, लेकिन कौन बेवकूफ तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? हम फार ईस्ट ग्रुप से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम फार ईस्ट से लड़ो। मैं मिन्नतें कर रही हूँ। बस यहाँ से भागने में हमारी मदद कर दो। प्लीज मुझ पर रहम करो। जिन लोगों को वो अपना दोस्त समझती थी वे सब पूरी तरह खामोश रहे। मुझे पता था कि इस पल आन आन की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैं सालों तक जेल में बंद रहा और मैं जानता था कि उन सभी सालों के दौरान आन हमेशा दूसरों के जुल्म का शिकार बनती रही थी। वह अब और बुली नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो इन लफंगे गुंडों के ग्रुप में शामिल हो गई थी और उनसे दोस्ती कर ली थी। बेहद हताशा में आन ने वहां से भागने के लिए भीड़ को चीरकर रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके उस छोटे से शरीर के साथ वो इन भारी भरकम लोगों का मुकाबला भला कैसे कर पाती? लड़की, तुम अपनी बकवास बंद करो। कैंटीन के मालिक ने बिना कोई रहम दिखाए अपना हाथ उठाया और वो आन को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ मेरी बेटी के चेहरे को छू पाता मैंने उसे बीच में ही दबोच लिया। मालिक ठिठक गया। अरे, तुम अब भी पलटकर वार कर रहे हो। मैंने कह दिया था कि मैं बहुत पहले ही लड़ना छोड़ चुका हूँ। तुम मुझे जितना चाहे पीट लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की भी जुर्रत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने ये बात बहुत शांत होकर कही थी। मेरी आवाज में डर का एक कतरा तक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया वो मुझे फटी आंखों से देखने लगा। मेरी बात सुनने के बाद मानो उसने दुनिया का सबसे मजाकिया लतीफा सुन लिया हो। वो खुद को रोक नहीं पाया और बहुत घमंड व ठसक के साथ जोर जोर से हंसने लगा। पैक लंच बेचने वाला एक मामूली निकम्मा दुकानदार मुझे धमकी देने की जुर्रत कर रहा है। मुझे ये पसंद आया। तो तुम नहीं चाहते कि मैं इस लड़की को चोट पहुंचाऊं, सही कहा ना? ठीक है, मैं इसे ठीक तुम्हारे सामने घूंसा मारूंगा। देखते हैं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। भले ही मैंने उसकी एक कलाई को बहुत मजबूती से जकड़ रखा था और वो हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दूसरा हाथ और पैर अब भी आजाद थे। उसकी आंखों में भयंकर वहशीपन था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत से अपना पैर ऊपर उठाया ताकि वो आन के पेट पर एक जोरदार लात मार सके। लेकिन मेरी फुर्ती उसके उस खौफनाक इरादे से कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे ही उसने अपना पैर ऊपर उठाया वक्त मानो थम सा गया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसके जूते का वो गंदा तलवा था और खौफ से पीला पड़ चुका आन का चेहरा। मेरे शरीर ने लगभग
अपने आप काम किया। पलक झपकते ही बिजली की तेजी से मेरे दूसरे पैर ने उसके टिके हुए पैर के घुटने पर एक जोरदार वार किया। एक साफ हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो दर्द के मारे भयंकर चीख पड़ा। वो किसी गीली मिट्टी की बोरी की तरह बहुत बुरी तरह फर्श पर जा गिरा। इतने सारे लोगों के सामने कैंटीन के मालिक का तमाशा बन चुका था और वो बुरी तरह बेइज्जत हो चुका था। वो फर्श से उठने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। तुम्हारी ज्यादती अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं अभी के अभी तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। देखता हूं कि तुम आगे कैसे घमंड दिखाते हो, और उसके बाद मैं तुम्हें युआंडा ग्रुप के लोगों के हवाले कर दूंगा। उसके ऐसा कहते ही वो गठीले बदन वाला आदमी, जिसे बियाउगे कहा जाता था, अपने उन लफंगे गुंडों के साथ मेरी तरफ झपटा। उनके चेहरों पर साफ तौर पर वहशीपन था। वे गिनती में बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्हें लगा कि वे जीत चुके हैं। आन पूरी तरह घबरा गई। उसने भीड़ की अफरा तफरी का फायदा उठाया और फुर्ती से मेरा हाथ खींचने लगी। उसने रोते हुए कहा, पापा आप यहाँ से भाग जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। मैंने अपनी तरफ भूखे भेड़ियों की तरह झपट रहे उन लोगों को देखा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरा दिल पूरी तरह शांत था। मैंने बस बहुत धीरे से एक ठंडी सांस ली। वह एक अफसोस भरी सांस थी, क्योंकि मैं अब कभी भी एक शांत जिंदगी का एहसास नहीं कर पाऊंगा। और मुझे सामने खड़े उन बेवकूफों पर तरस भी आ रहा था, जिन्हें यह तक नहीं पता था कि वे किससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत प्यार से आन के सिर को सहलाया और उसके बालों पर लगी धूल को साफ किया। क्या ये कोई आइडल नहीं है? मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त तुमसे ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने बहुत धीमी आवाज में उससे कहा। मेरी आवाज में एक ऐसा पक्का इरादा था जो मैंने बरसों से महसूस नहीं किया था। अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुम्हें ये साफ दिखा दूंगा। वो भारी भरकम आदमी ठीक मेरे सामने आ पहुंचा था। उसका मटके जैसा बड़ा घूंसा हवा को चीरता हुआ भयंकर गर्जना के साथ सीधे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। आसपास खड़े छात्र खौफ के मारे चीख पड़े। मैं न तो एक तरफ हटा और न ही मैंने अपनी पलकें झपकने दी। ठीक उसी पल जब उसका घूंसा मेरे चेहरे को छूने ही वाला था, मैंने बिजली की तेजी से महज एक हाथ से उसकी कलाई को दबोच लिया। वो जोर लगाने की वजह से गुस्से में चाहे कितना भी लाल क्यों न पड़ गया हो, उसका वो भारी घूंसा मानो लोहे की एक मजबूत जंजीर में जकड़ चुका था। वो एक मिलीमीटर भी आगे नहीं हिल पाया। उस भारी भरकम आदमी की आंखों में साफ तौर पर खौफ और भयंकर दर्द के भाव थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं कलाई से ही उसकी हड्डी का चूरा कर दूंगा। जब बाकी लोगों ने देखा कि मैंने महज एक ही वार में उनके बॉस को पूरी तरह लाचार कर दिया है, तो वे पहले तो सन्न रह गए, लेकिन चूंकि वे तादाद में बहुत ज्यादा थे, उन्होंने मिलकर मुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। लेकिन मैंने उस भारी भरकम आदमी को पूरा का पूरा हवा में उठाया और पूरी ताकत से उन लोगों की तरफ फेंक दिया जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे। मैंने उसे इतनी भयंकर ताकत से फेंका कि पल भर में ऐसा लगा जैसे कोई बॉलिंग का खेल चल रहा हो। वे सब एक के बाद एक जमीन पर ढह गए। हड्डियों के आपस में टकराकर टूटने की आवाज और दर्द से चीखने चिल्लाने का शोर एक साथ उस जगह गूंज उठा। कैंटीन का बॉस ये तमाशा देख फटी आंखों से पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम सब वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? हमला करो! तुम लोग गिनती में इतने ज्यादा हो और फिर भी पैक लंच बेचने वाले एक मामूली दुकानदार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। जब आन ने ये मौका देखा तो उसने भागने के लिए तुरंत दोबारा मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं अपनी जगह पर अटल खड़ा रहा, एक मजबूत पहाड़ की तरह अडिग। आन खौफ के मारे रोने ही वाली थी। पापा प्लीज जल्दी कीजिए। अगर युआंडा के लोग सचमुच यहाँ आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम आज यहाँ से भाग गए तो वे अगली बार हमारे घर आकर और ज्यादा तमाशा खड़ा करेंगे। हो सकता है वे तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी इसमें घसीट लें। इसलिए यही बेहतर है कि एक ही बार में इस मुसीबत को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका जाए। आज ही इन सारी मुश्किलों को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। मेरी आवाज का वो हद से ज्यादा शांत होना सचमुच खौफनाक था। यह एक बेहद बेरहम बॉस का नियम था। जब घास काटनी हो तो उसे जड़ समेत उखाड़ देना चाहिए। आन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन वे युआंडा ग्रुप के लोग हैं। आप अब और घमंड मत दिखाइए, पहले खुद की जान बचाइए। मैंने बहुत सहजता से यह बात कही, मानो महज एक मामूली हकीकत बयां कर रहा हूँ। मैं उसका ढोंग नहीं कर रहा हूँ। वो पूरी तरह दंग रह गई और शक व यकीन न कर पाने वाली आंखों से मुझे देखने लगी, मानो वो उन शब्दों के पीछे छिपे बेहद गहरे मतलब को समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता था कि जब से मैंने हाथ उठाया है, मैं अब इस राज को और ज्यादा नहीं छुपा सकता था। एक सीधी सादी जिंदगी पाने की मेरी जो चाहत थी, वो महज एक भ्रम साबित हुई थी। ठीक उसी पल आसमान में हेलीकॉप्टरों की बेहद नजदीक आती और कान बहरा कर देने वाली गूंज गूंज उठी। लोग बुरी तरह उलझन में अपनी नजरें ऊपर उठाने लगे और वहां उन्होंने 2 काले रंग के हेलीकॉप्टर देखे। वे हवा में चक्कर काटते हुए बहुत तेजी से इसी तरफ बढ़ रहे थे। हेलीकॉप्टर की बॉडी पर युआंडा ग्रुप के शब्द धूप में सोने की तरह चमक रहे थे, जो एक ऐसा अटूट रॉक सॉलिड दबदबा बयां कर रहे थे जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। हेलीकॉप्टरों की उस भयंकर हवा की वजह से आसपास की धूल और कचरा हवा में उड़ने लगा। उस उड़ती धूल के कारण
सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब कैंटीन के मालिक ने यह नजारा देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या तुम्हें लगता था कि तुम लड़ने में बहुत माहिर हो? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी ऐश के दिन अब हवा हो चुके हैं। इस दुनिया में यह तुम्हारा आखिरी दिन है। तमाशा देख रहे लोग बुरी तरह दंग थे, इसलिए वे अपने आप पीछे हटने लगे और उन्होंने एक बहुत चौड़ा रास्ता खाली कर दिया। और उस रास्ते के आखिरी छोर पर 10 से ज्यादा रोल्स रॉयस, मेबैक और मर्सिडीज बेंज कारों का एक आलीशान काफिला दिखाई दिया। गाड़ियों की वो कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी और बहुत शांत होकर स्कूल के मुख्य गेट के पास आकर रुक गई। बॉस, लॉन्ग, सीनियर ऑरिटा 10 से ज्यादा रोल्स रॉयस, मेबैक और मर्सिडीज बेंज गाड़ियों का वो आलीशान काफिला धीरे धीरे आगे बढ़कर रुक चुका था। जब आनान ने इतना बड़ा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा तो खौफ के मारे उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर बुरी तरह थरथराने लगा। वो अब अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाई। माँ ने अकेले बहुत दुख झेलकर मुझे बड़ा किया है। उन्होंने पूरे 7 साल आपका इंतजार किया। वे हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं आपसे नफरत न करूं क्योंकि आप एक बेहद नेक और जिम्मेदार इंसान हैं। लेकिन आप भला जिम्मेदार कैसे हुए? आप जैसे ही बाहर आए आपने खुद के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर लिया। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा दिल इस वक्त भयंकर दर्द और पछतावे से भरा हुआ था। मुझे माफ कर दो बच्ची। मैंने रोती हुई आन के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसे इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखना, ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को पूरी तरह मरोड़ रहा हो। ये बेहद दर्दनाक था। गाड़ियां रुक गईं और उनके दरवाजे एक साथ खुल गए। काले कपड़ों में लिपटे लगभग 100 लोग गाड़ियों से नीचे उतरे, जिनका दबदबा बेहद भारी और खौफनाक था। उनके कदम एक लय में थे और उनके चेहरे बिल्कुल गंभीर थे। वे सीधे मेरी दुकान की तरफ बढ़ने लगे। वहीं कैंटीन का मालिक किसी चापलूस कुत्ते की तरह तेजी से दौड़कर उनके पास गया और बढ़ चढ़कर घमंड दिखाने लगा। बॉस, यही वो साला है जिसने रिवर क्रॉसिंग ड्रैगन होने का ढोंग करने की जुर्रत की है। जब मैंने यह सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। यह युआंडा ग्रुप का बहुत बड़ा अपमान है, इसलिए मैं आपकी खातिर इसे सबक सिखाना चाहता था। लेकिन इस साले को जरा सा भी अफसोस नहीं है। इसने युआंडा ग्रुप को पूरी तरह नजरअंदाज किया और यहाँ मौजूद लोगों पर हाथ भी उठाया। वहां मौजूद हर शख्स उस भयंकर दबदबे के कारण अपनी जगह पर मानो जड़ हो चुका था। वे सब भयंकर हैरानी में आपस में कानाफूसी करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ये तो सचमुच युआंडा ग्रुप के लोग हैं। हे भगवान, अब इस दुकानदार का बचना नामुमकिन है। पहले इन बड़े बॉसेज को सिर्फ बिजनेस न्यूज में देखा जा सकता था, लेकिन आज ये सब महज एक बहरूपिये के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इसका असर सचमुच कमाल का है। आज तो खेल खत्म है। सबसे आगे चल रहे उस आदमी को देखो। वो एजियन है जो युआंडा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और जिसकी संपत्ति 5 बिलियन से ज्यादा है। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इधर उधर आंखें उठा रहे हो। क्या तुम्हें लगा था कि वे गली के नुक्कड़ पर घूमने वाले कोई मामूली आवारा लड़के हैं जो महज खेल रहे हैं? एक गलत नजर और तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। यहाँ तक कि आन की वे बिगड़ैल सहेलियां भी जो पहले उसके साथ रहती थीं, इस वक्त बेहद खुश होकर दूर से हमारा वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल निकाल चुकी थीं। वे इस मंजर को ऐसे देख रही थीं मानो ये कोई बहुत ही दिलचस्प तमाशा हो। इसे कहते हैं स्वार्थी संगति। असली ताकत के सामने ये सब बहुत कमजोर, लाचार और मजाकिया लगता है। आन के उन नकली दोस्तों के उलट मेरे भाइयों ने बाकी सबको पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखें सीधे मुझ पर टिका दी। उनकी नजरों में एक भयंकर तड़प, अटूट सम्मान, बरसों का सूनापन और थोड़ी सी सतर्कता साफ झलक रही थी। मैंने बस एक गहरी सांस ली। ये मेरे वे भाई थे जो मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार रहते थे। मैं 5 साल तक जेल में बंद रहा और उन्होंने पूरे 5 साल मेरा इंतजार किया। उन्होंने पूरे 5400 दिन और रातें काटी थी। उनकी वफादारी में कभी कोई बदलाव नहीं आया। वे बस मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि इस पूरे विशाल साम्राज्य को और अपने भविष्य को मेरे हाथों में सौंप सकें। सच कहूं तो मुझे लगा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे और मैं एक आम इंसान की तरह अपनी शान जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन तकदीर का खेल निराला है और हम फिर से आमने सामने खड़े थे। वे धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। इस बीच कैंटीन का मालिक अब भी किसी विदूषक की तरह उनका ध्यान खींचने के लिए उनके सामने लगातार डींगे हाँक रहा था। अभी कुछ देर पहले युआंडा का नाम बचाने की खातिर मैं सचमुच इससे भिड़ गया था ताकि इसे पीट सकूं। जरा इसकी ये लाचार शक्ल तो देखिए। इसका पूरा शरीर चावल और ग्रेवी से सना है। ये सब मैंने ही किया है जब मैंने इसे सबक सिखाया था। जब आन ने उन लोगों के उस खौफनाक साये को अपनी तरफ लगातार बढ़ते देखा तो वो पूरी तरह डर गई। उसका वो छोटा सा शरीर एक बार फिर मेरे आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। बॉस, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये मेरे पापा हैं। ये बहुत पहले जेल जा चुके हैं। ये सच है और वो टैटू भी बरसों पुराना है। इन्होंने जानबूझकर उसकी नकल नहीं की। जब ये वापस आए तो इनके जेल जाने के गुस्से की वजह से मैं इनसे दूर भागती रही, इसलिए मैंने इनका ये टैटू आज ही देखा है। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं यकीनन इन्हें डांट कर इसे साफ करवा देती। आनंद जैसे जैसे बोल रही थी उसका खौफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा था और उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन वो अपने हाथ फैलाए वहीं डटी रही, जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों की हिफाजत कर रही हो। उसने मुझे अपने पीछे छुपा
छुपा रखा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी माँ ने अकेले बहुत लंबे समय तक इनका इंतजार किया है। इनका युआंडा से दुश्मनी मोल लेने का कोई इरादा नहीं है और इन्होंने गुओ जियांगलोंग होने का ढोंग करने का सपना तक नहीं देखा। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, प्लीज इन्हें जाने दीजिए। मैं आपके आगे घुटने टेकने को तैयार हूँ। ये कहते ही उसके घुटने पूरी तरह कांप गए और वो फर्श पर बैठने ही वाली थी। मेरा सीना भयंकर दर्द से फट रहा था। मेरे लिए सांस लेना दूभर हो चुका था। मैं ये कहीं ज्यादा बर्दाश्त कर सकता था कि वो मुझसे नफरत करे और मुझसे बेरुखी से बात करे, बजाय इसके कि वो महज मेरी खातिर खुद को इस कदर गिराए। लेकिन उसी पल कैंटीन का मालिक आग में घी डालने का काम कर रहा था। लड़की, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारा घुटने टेकना और ये आंसू, हफ, भला इनकी क्या औकात है? जैसे ही उसने ये बात पूरी की, एजियन की अगुवाई में युआंडा के सभी डायरेक्टर्स और ऊंचे अधिकारियों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए और वे सब एक साथ एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गए। उनकी वो फुर्ती आन के घुटने टेकने को स्वीकार न कर पाने के डर से पैदा हुई थी। पल भर में ऐसा लगा मानो दुनिया का घूमना रुक गया हो। हर कोई दंग रह गया और हवा मानो जम सी गई। उन्होंने बेहद सम्मान के साथ अपने सिर झुका लिए और उनकी कांपती हुई आवाजों ने एक साथ जवाब दिया, बॉस ड्रैगन, सीनोरिटा। अचानक हुए इस बदलाव ने आन को पूरी तरह सुन्न कर दिया। वो घुटने टेकने ही वाली थी कि उसका शरीर हवा में ही जम गया। कैंटीन के मालिक का चेहरा किसी लाश की तरह पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया और वो पीला, बिल्कुल पीला हो गया। बॉसेज, आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये तो महज एक लंच बॉक्स बेचने वाला है। उसके ऐसा कहते ही ए के पीछे से दो आदमी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने उसे बहुत मजबूती से जमीन पर दबा दिया। ए की आंखों में भयंकर गुस्सा था और उसने हर एक शब्द चबा चबा कर कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉर्ड ड्रैगन और सीनोरिटा का अपमान करो। इस दुनिया में आज तुम्हारा आखिरी दिन है। डर के मारे कैंटीन का मालिक लगभग पेशाब करने वाला था। अरे, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आन के पास गया और धीरे से उसे सहारा देकर उठाया। आन के खड़े होने के बाद भी वे डायरेक्टर्स जमीन पर ही घुटनों के बल बैठे रहे। चूंकि मैंने कुछ नहीं कहा था, इसलिए उनमें से किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। आन ने अपना थूक निगला और बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सचमुच गुओ जियांगलोंग की बेटी हूँ? मुझे माफ कर दो बच्ची, तुम्हारे पापा ने यह बात तुमसे बहुत लंबे समय तक छुपा कर रखी। उसकी आंखें, जो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी थीं, हैरानी से फैल गईं और उसने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि सालों पहले की वो कहानी सच है? वो कहानी जिसमें आपने अकेले महज एक धारदार हथियार से हजारों लोगों से मुकाबला किया था और आधी नदी खून से लाल हो गई थी। क्या वो सच है? भला एक अकेला इंसान हजारों लोगों से कैसे लड़ सकता है? वो सच है। बस मैं अपने सामने पड़े इस आदमी से निपट लूं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैंने जमीन पर दबे हुए कैंटीन के मालिक को बेहद गुस्से से देखा, जो किसी मरते हुए कुत्ते की तरह लग रहा था। मेरे आदमियों ने तुरंत मेरी नजरों का इशारा समझ लिया और वे उसे घसीटते हुए मेरे पास ले आए। इस बीच वह भारी भरकम आदमी, बॉस बियाओ, भी पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह आदमी जो कुछ देर पहले तक इतना निडर था, अब डर के मारे उसके घुटने कांप रहे थे। उसने इस अफरा तफरी के बीच भागने की कोशिश की, लेकिन वो हद से ज्यादा डरा हुआ था। उसने शायद बहुत सारे बुरे काम किए होंगे और हो सकता है कि उसने बहुत सी भयंकर लड़ाइयां भी लड़ी हों, लेकिन कुछ नाम और चीजें ऐसी होती हैं जो उसके तजुर्बों से कहीं ज्यादा खौफनाक होती हैं। वे चाकुओं और कत्लेआम से भी कहीं ज्यादा खौफनाक होती हैं। जब उसे मेरी असली पहचान का पता चला तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। जब कोई इंसान खौफ की हद से गुजर जाता है तो वो अपने शरीर पर कंट्रोल खो बैठता है। वो अपने घुटनों की उस कंपी और कमजोरी को रोक नहीं पाया। पहले तो वो भागने के लिए बहुत छटपटा रहा था, लेकिन उसके पैर और ज्यादा कमजोर होते चले गए। आखिर में वो पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। बेहद हताशा में वो पागलों की तरह अपने ही पैरों को पीटने लगा। वो मिन्नतें कर रहा था कि काश वो खड़ा होकर वहां से भाग सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे सामने उसके खड़े होने की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे आदमियों ने बहुत आसानी से उसे और उसके हर एक गुर्गे को पकड़ लिया और घसीटते हुए मेरे सामने ले आए। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मेरी नजरें शोली पर जाकर टिक गईं। वो लाल बालों वाली लड़की, उसके साथियों को भी घसीट कर पास लाया जा रहा था। वह लाल बालों वाली लड़की जो कुछ देर पहले ही मेरा बहुत बुरा अपमान कर रही थी। जब हमारी आंखें मिली तो वो अचानक अपनी जगह पर जम गई। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो घमंड था वह भयंकर खौफ में बदल चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आसपास के लोग ऐसे घबरा कर पीछे हटने लगे मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। इसलिए उनका ग्रुप अचानक बिल्कुल अकेला पड़ गया। कुछ देर पहले वे बहुत घमंड के साथ भीड़ के पीछे छुपे हुए थे और मजे से ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन अब बॉस ड्रैगन के नाम और ताकत के सामने कोई भी उनकी बेवकूफियों में नहीं घसीटा जाना चाहता था। उन सभी ने अपने सिर झुका लिए थे और वे कांपते हुए मेरे सामने लाए गए। जब वे खड़े हुए तो लाल बालों वाली लड़की इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अंकल, नहीं बॉस ड्रैगन, मेरा इरादा अभी आपको चिढ़ाने का नहीं था। मैं महज मजाक कर रही थी। मैं तो आन से महज मजाक कर रही थी। आन, क्या हम बहुत करीबी दोस्त नहीं हैं? प्लीज मुझ पर रहम करो, प्लीज उससे बात करो ना। आन ने उसे बहुत बेरुखी से देखा, मानो वो उसे जानती ही ना हो। किसने कहा कि हम दोस्त हैं? कुछ देर पहले
पहले मैं कुत्तों की तरह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि महज एक बार मेरी मदद कर दो, लेकिन तुम लोगों ने महज मेरा मजाक उड़ाया और मुझे नीचा दिखाया। और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हमने तुम सबका असली रंग देख लिया है। एजी मेरे पास आया और उसने बहुत सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। बॉस, हम इन बेवकूफों का क्या करें? मैंने जमीन पर पड़े कैंटीन के उस निढाल मालिक को देखा। खौफ के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बॉस ड्रैगन? नहीं सर, लॉर्ड ड्रैगन। मुझे सचमुच नहीं पता था कि आप कौन हैं। अगर मुझे पता होता तो आप मुझे 100 या 1000 गुना हिम्मत भी दे देते, तब भी मैं आपको नीचा दिखाने की जुर्रत कभी नहीं करता। और सीनोरिटा को तो बिल्कुल नहीं। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। मैंने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, जो कुछ ही देर पहले बहुत ज्यादा घमंड दिखा रहा था। उस साले के हद से ज्यादा डरने की वजह से अचानक ही उसकी पैंट गीली हो गई और वहां घिनौनी पेशाब की बदबू फैल गई। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स को कभी नहीं छीना। हम दोनों के खाने की कीमत बिल्कुल एक जैसी है। छात्र जहां से चाहें वहां से खरीद सकते हैं। वे बहुत आराम से कैंटीन में बैठकर खाते हैं, लेकिन जब वे मुझसे खरीदते हैं तो चाहे बारिश हो या धूप, उनके पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं होती। यहाँ एक मेज या कुर्सी तक नहीं है। उन्हें सड़क के किनारे खड़े होकर महज खाने के लिए स्कूल से बाहर आना पड़ता है। अब तुम ही मुझे बताओ, वे तुम्हारी कैंटीन में खाने के बजाय इस तरह परेशान होना क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं पैसों का लालची हो गया था। मैंने अपने जमीर को पूरी तरह भुला दिया था। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड ड्रैगन। मैं सचमुच बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। तुम पछता नहीं रहे हो। तुम महज ये जानते हो कि तुमने एक ऐसे इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है जिससे तुम्हें कभी नहीं भिड़ना चाहिए था। तुम्हारा ये माफी मांगना महज तुम्हारी खुद की खाल बचाने के लिए है। तुम सिर्फ उस सजा से भागना चाहते हो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। एजी एज मेरी उस टूटी हुई दुकान के पास गया और जमीन पर बिखरे हुए खाने को देखने लगा। बॉस, इसने कहा था कि आप एक दिन में 300 ऑर्डर बेचते हैं, तो जमीन पर पड़ा ये जो भी सामान है, क्या इसने इसे जानबूझकर नहीं फेंका है या फिर इसने इन सबका भुगतान पहले ही कर दिया है? कैंटीन का मालिक मानो डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रहा था। मैं ये सब खरीद रहा हूँ। दरअसल मैंने देखा कि बॉस लॉन्ग के लिए वहां खड़े होकर खाना बेचना बहुत थका देने वाला काम है, इसलिए मैंने ये सब खुद ही खरीद लिया है ताकि आप सामान समेटकर जल्दी आराम कर सकें। मैंने बिना किसी हाव भाव के पूछा, अगर ऐसा है तो क्या मुझे अब भी तुम्हारे 45,000 रुपए चुकाने की जरूरत है? बॉस वांग खौफ के मारे गिड़गिड़ाते हुए फर्श पर जोर जोर से अपना सिर पटकने लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बेशक अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ जो अपने सामने खड़े इंसान को पहचान नहीं पाया। मैं बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका था। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। मेरी इस बेवकूफी को माफ कर दीजिए। भले ही आप मुझे पूरी तरह भुला दें, लेकिन प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बढ़िया, चूंकि तुमने इसे खरीदा है तो अब इस पूरे खाने को तुम ही खत्म करो। वो अचानक सन्न रह गया। आनान ने भी जमीन पर लगे खाने के उस ढेर की तरफ इशारा किया और उलझन में पूछा, क्या ये पूरा का पूरा खाना अकेले खत्म करना होगा? एस की आंखों में भयंकर गुस्सा भड़क उठा। उसने उसे एक जोरदार लात मारी और चिल्लाया, क्यों? क्या बॉस लॉन्ग के हाथों का बना ये खाना तुम्हारे स्वाद के लायक नहीं है? ये बिल्कुल लायक है, मैं इसे खाऊंगा। कैंटीन का मालिक छटपटाते हुए जमीन पर रेंगने लगा। मिट्टी और कीचड़ से सने उस खाने के सामने वो फर्श पर पड़े किसी भूखे मरते कुत्ते की तरह लग रहा था, जो बिना किसी परवाह के खाने को मुट्ठियों में भर भर कर बड़े बड़े निवाले अपने मुंह में ठूंस रहा था। मैंने बहुत शांत होकर पूछा, इसका स्वाद कैसा है? वो जब पागलों की तरह खा रहा था तो चापलूसी करने की हड़बड़ी के कारण उसके शब्द साफ समझ नहीं आ रहे थे। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर ये स्वादिष्ट है तो आराम से खाओ जब तक कि तुम इसे पूरी तरह खत्म न कर लो। बॉस वांग का शरीर पूरी तरह जड़ हो गया। बॉस लॉन्ग, लेकिन ये 300 पैक लंच मैं भला इन सबको अकेले कैसे खत्म कर सकता हूँ? ये सुनते ही मेरे आदमी तुरंत गुस्से से भड़क गए। तुमसे खत्म नहीं होगा। क्यों? कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसा कहते ही दो आदमियों ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से बॉस वांग का सिर खाने के उस ढेर में सान दिया। अब उसके पास कराहने और रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने उसके पास खड़े लोगों की तरफ देखा, खासकर उस गठीले बदन वाले हैरान बॉस बियाओ और उसके साथियों की तरफ। तुम सब इसके जोड़ीदार हो, सही कहा ना? क्या तुम इसे खत्म करने में इसकी मदद नहीं करोगे? ये महज एक शांत सवाल था, लेकिन एजी और बाकी लोग तुरंत मेरा इशारा समझ गए। उन्होंने एक एक करके उन सबके सिर उस मलबे जैसे खाने में दे मारे। एज आंखों में वहशीपन लिए वहां खड़ा था और उसकी आवाज मानो नरक की गहराइयों से गूंज रही थी। खाओ, इस पूरे मलबे को साफ करो, अपना पेट अच्छी तरह भर लो ताकि तुम अपनी आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो सको। ये एक सीधा सा जुमला कैंटीन के मालिक और उसके साथियों को भयंकर खौफ से कांपाने के लिए काफी था। बॉस लॉन्ग, आखिर हम किस यात्रा पर जाने वाले हैं? अफ्रीका में हमारी हीरे की कुछ खदानें हैं, लेकिन उस जगह पर लगातार छिड़ी जंग और मलेरिया जैसी बीमारियों की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। अगर तुम खुशनसीब रहे तो हो सकता है कि महज तुम्हारे हाथ या पैर ही कटें। वहां 10 साल तक हाड़ तोड़ मेहनत करने
करने के बाद तुम अपने घर लौट सकोगे। लेकिन अगर तुम बदकिस्मत रहे तो फिक्र मत करना, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत दयालु है। हम तुम्हारे अवशेषों को वापस इसी स्कूल की कैंटीन में पहुंचा देंगे। जब बॉस वांग और उसके आदमियों ने यह सुना तो वे भयंकर खौफ से चीख चीख कर रोने लगे और उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। नहीं, हम नहीं जाना चाहते। क्या ऐसा हो सकता है कि हम न जाएं? बेशक तुम मना कर सकते हो, लेकिन युआंडा ग्रुप के पास तुम्हें वहां भेजने के लिए और तुम्हें घुटनों पर लाकर गिड़गिड़ाने के 10,000 तरीके हैं। कैंटीन का मालिक अब पूरी तरह बदहवास हो चुका था। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ मेरे पास आया। बॉस लॉन्ग, मसीहा लॉन्ग, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। मुझे उस इतनी दूर दराज जगह पर कभी मत भेजिए। मैंने सुना है कि वहां के हालात बेहद बदतर हैं और वे इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं हैं। वहां खदानों में काम करने वालों के शरीर बम धमाकों से आधे उड़ जाते हैं या फिर बागी बीच सड़क पर उनके हाथ और पैर काट देते हैं। वे कहते हैं आप लोग वहां सिर्फ सस्ते मजदूरों को ही काम पर रखते हैं, फिर आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? मैं भी तो एक चीनी ही हूँ। मुझसे महज एक छोटी सी भूल हुई है। यकीनन मेरी सजा इतनी भयंकर नहीं होनी चाहिए। सही कहा ना? मैंने सुना है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हारा कजिन है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग इतना खराब था। भले ही तुम्हारे खिलाफ कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन तुम हर बार साफ बच निकलते रहे। और फिर जिन माता पिता ने तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई, स्कूल ने उनके बच्चों को बाहर निकालने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया। क्या ऐसा कुछ हुआ था? उसने अपना थूक निगला और जबरदस्ती अपनी नजरें चुराईं। ये उन बच्चों की खुद की गलती थी, क्योंकि वे पढ़ाई में कमजोर थे। सरकारी स्कूलों में पास होने की जिनमें औकात नहीं होती, वे ऐसे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं और फिर यहाँ आकर तमाशा खड़ा करते हैं। जाहिर है ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। तो तुम्हारी नजर में ताकतवरों के लिए कमजोरों को सताना बिल्कुल जायज है। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि चूंकि मैं इस वक्त तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ जब चाहूँ वैसी हैवानियत कर सकता हूँ। बॉस लॉन्ग, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने तेल से सने उसके कंधे पर बहुत आराम से अपना हाथ रखा। फिर मैंने एक ठंडी सांस ली। ये बच्चे अभी अपने बढ़ने की नाजुक उम्र में हैं। मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम्हें अपने धंधे से मुनाफा कमाना है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब बात इन मासूम बच्चों की हो तो तुम्हें अपने जमीर को थोड़ा तो जगाना चाहिए था। अब जब तुम खुद मुसीबत में घिरे हो तो तुम चाहते हो कि मैं तुम पर रहम करूं, लेकिन क्या तुमने कभी उन बच्चों पर जरा सी भी दया दिखाई? अगर तुम्हारी ये लापरवाही न होती तो कोई भी बच्चा स्कूल की उस एयर कंडीशनर वाली कैंटीन को छोड़कर बाहर नहीं आता, ताकि वो इस कड़कती धूप में तपे और धूल से भरी सड़क के किनारे बैठकर पैक लंच खाने पर मजबूर हो। मुझे माफ कर दीजिए। कैंटीन का मालिक अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरे आदमियों ने बिना कोई रहम दिखाए उसे घसीटना शुरू कर दिया। दूर जाते हुए उसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। जैसा कि एज ने कहा था, वे इस वक्त ये चुनने के लिए पूरी तरह आजाद हैं कि वे जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आखिर में युआंडा ग्रुप ये अच्छी तरह पक्का करेगा कि वे रोएं, गिड़गिड़ाएं और वहां जाने की भीख खुद अपने मुंह से मांगे। उस वक्त आनान के वे दोस्त खौफ के मारे बुरी तरह कांप रहे थे और उनके लिए खड़ा होना तक दूभर हो चुका था। वो लाल बालों वाली लड़की शोली अब बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी। अंकल, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम आगे से कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाया। उसके वे बाल जिन्हें उसने किसी पीकॉक की तरह लाल रंग में रंग रखा था। मेरा तुम लोगों को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आखिर तुम सब अभी महज बच्चे हो। मैं तो महज तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई करो। ऐसी निकम्मी चीजों के पीछे मत भागो जिनका कोई वजूद नहीं है, जो पूरी तरह बेमतलब है। तुम लोग जो स्कूल में अपनी धौंस जमाते हो, गैंग बनाते हो और बाहर घूमकर किसी को भी अपना भाई बनाने फिरते हो, तुम्हें शायद लगता होगा कि ऐसा करके तुम बहुत बड़े सूरमा बन गए हो और तुम्हारा बहुत टशन है। लेकिन तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि जब तुम इस असली दुनिया में कदम रखोगे तो तुम्हारा ये घटिया बर्ताव और आवारा दोस्तों की ये सो कॉल्ड वफादारी तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह तबाह करके रख देगी। वो खुद को कांपने से रोक नहीं पा रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसू और मलबे से सना था। आगे से अगर तुम मेरी बेटी से दोस्ती रखना चाहती हो तो पहले अपने इन बालों को किसी ढंग के नॉर्मल रंग में वापस रंगवाओ। साफ है ना? उसने रोते हुए हामी में अपना सिर हिलाया। इस पल वो इस सब को और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके सीने में खौफ और भयंकर शर्मिंदगी का एक साथ ब्लास्ट हो चुका था। उसके घुटने पूरी तरह जवाब दे गए और वो झटके से जमीन पर बैठ गई। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं अपनी उस दुकान के बिखरे सामान को समेटने में लग गया जिसे उन लोगों ने पलट दिया था। मेरी चाहत तो महज एक शांत जिंदगी बसर करने की थी। अगर इन लोगों ने मुझे आखिरी हद तक मजबूर न किया होता और बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान न लिया होता तो मैं इस तरह सबके सामने कभी नहीं आता। मेरे आदमियों ने जब देखा कि मैं खुद इस मलबे को साफ कर रहा हूँ तो वे फुर्ती से आगे बढ़े और हड़बड़ाते हुए मेरा सामान समेटने में मेरी मदद करने लगे। सामान समेटते हुए मैंने एस से पूछा, आखिर यहाँ के
लोग मुझसे इतना ज्यादा क्यों डरते हैं? ऐसा लग रहा है मानो हमारा युआंडा ग्रुप कोई बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट हो। मुझे भी नहीं पता बॉस, शायद इसलिए क्योंकि हम हद से ज्यादा अमीर हैं। मैंने आगे कोई सवाल नहीं किया। दुकान ठीक करने के बाद मैंने आन आन की तरफ हाथ हिलाया, जो अब भी पूरी तरह दंग खड़ी थी, और उसे अपने साथ घर चलने का इशारा किया। आन आन बहुत खामोश होकर मेरे पीछे चल दी। वह बार बार मुड़कर हमारे पीछे देख रही थी, क्योंकि नाज नाज की वो लगभग 100 लोगों की टोली अब भी बहुत शांत होकर हमारे पीछे पीछे चल रही थी और किसी बेहद वफादार बॉडीगार्ड की तरह वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसके हाथ में वो इकलौता बचा हुआ लंच बॉक्स थाम दिया, जो पूरी तरह ठीक था और जिस पर एक भी खरोंच नहीं थी। सचमुच वो पहला लंच बॉक्स बर्बाद हो गया जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। मैंने बहुत मेहनत से चावल के ऊपर गाजर और बीन्स को दिल की शेप में काटा था। आन आन ने उस भारी लंच बॉक्स को हाथ में लिया और अपनी आंखों के कोनों से आंसू साफ किए। मुझे सचमुच ऐसा लगा था कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपको मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था कि आप ही वो शख्स हो जिसे ये लोग गुओ जियांग लोंग कहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत होकर पूछा, तुम कुछ देर पहले खौफ के मारे पूरी तरह कांप रही थी, फिर भी तुमने बार बार मेरे आगे आकर मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज में रोने का साफ पुट था। चाहे मेरा गुस्सा आपके लिए कितना भी ज्यादा क्यों न हो, चाहे मैं इस बात से कितनी भी खफा हूं कि आप पूरे 15 साल मेरी जिंदगी से दूर रहे, लेकिन फिर भी आप मेरे पापा हैं और आप ही वो इकलौते मर्द हो जिसका मेरी माँ दिन रात रास्ता देखती रही, जिसके लिए वो तरसती रही और जिसे वो हर जगह ढूंढती रही। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उन बीते हुए सालों के लिए मुझे माफ कर देना बच्चे। तुम्हारे पापा से तुम दोनों माँ बेटी के लिए बहुत बड़ी कमी रह गई। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पापा अब तुम दोनों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। आन आन चलते चलते थक गई थी। वह आराम करने के लिए सड़क के किनारे लगे पत्थर के डिवाइडर पर बैठना चाहती थी। मैंने तुरंत अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला। मैंने पत्थर पर जमी धूल को बहुत अच्छी तरह साफ किया। जब वो बैठ गई तो मैंने उसका लंच बॉक्स खोला और उसे चॉपस्टिक्स थमा दी। मैं एक पिता के तौर पर अपनी इस बरसों की गैर मौजूदगी की भरपाई करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। आनान ने चॉपस्टिक्स तो थाम ली, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। सालों पहले की वो कहानी कि आपने अकेले 1000 लोगों से मुकाबला किया था, आखिर सच में क्या हुआ था? मैं जानना चाहती हूँ। मैंने आनान की आंखों में देखा जो उत्सुकता और सम्मान से भरी थी, इसीलिए मैं अतीत की यादों में खो गया। सालों पहले की बात है। मैंने और मेरे साथियों ने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की थी। आज जो युआंडा ग्रुप है उसे हमने ही खड़ा किया था। हम महज अपना धंधा ईमानदारी से चलाना चाहते थे, मुनाफा कमाना चाहते थे और अपने परिवारों का पेट पालना चाहते थे। लेकिन उस दौर का वक्त आज की तरह शांत नहीं था। एक बेहद ताकतवर और खूंखार सिंडिकेट राज करता था। जब उन्होंने देखा कि हमारा धंधा बढ़ रहा है तो उन्होंने हमारा कारोबार छीनने के लिए कई बार भयंकर हिंसा का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे साथियों को बुरी तरह पीटा और उन्हें चोट पहुंचाई। हम सब भयंकर गुस्से से भर उठे थे। हम आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। ये आर या पार का मामला था। लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा कि हम सबके पास परिवार है। अगर हम उन कसाई जैसे दिल रखने वाले गुंडों से खूनी जंग लड़ेंगे तो सिर्फ हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए मैंने सोचा कि सांप का सिर कुचलना ही सबसे बेहतर रास्ता है। हमें उनके बॉस को ढेर करना होगा। आनान ने अपना थूक निगला और हामी में सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने माँ के दोस्तों को छुपकर आपकी इस कहानी के बारे में बात करते हुए सुना था। वे कह रहे थे कि उस वक्त आप जुल्म की आखिरी हद तक मजबूर हो चुके थे, इसलिए मुकाबला करने के लिए आप लोगों ने जिंदगी और मौत की पर्ची निकाली थी। जिसकी पर्ची निकलेगी वही उस मिशन को अंजाम देगा जिसमें जिंदा बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। और वो पर्ची आपकी निकली थी। मैंने आनान से बहुत भावुक होकर कहा, सच कहूं तो उस मिशन को अंजाम देने से पहले और उस पर्ची के निकलने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं डर गया था कि अगर मैं मर गया तो मेरे गुनाहों के भारी बोझ की वजह से मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने अपने शरीर पर बोधिसत्व का ये टैटू बनवाया था। मैंने बुद्ध से दया की भीख मांगी थी कि वे मेरे पापों को धो दें, ताकि अगले जन्म में मुझे फिर से एक इंसान बनने का मौका मिल सके। 15 साल पहले का वो हर एक खूनी मंजर, मैंने बिना कुछ छुपाए आनान को सब कुछ बयां कर दिया। मैंने अपने पूरे शरीर पर मजबूत लोहे की कई परतें लपेट ली थी। चूंकि उस हाल में हिलना डुलना बेहद मुश्किल था, इसलिए मैंने सबसे मूर्खतापूर्ण लेकिन सबसे असरदार रास्ता चुना। मैं सुबह ही उस जगह रेत के नीचे दफन हो गया जहां से दुश्मनों का गुजरना पूरी तरह तय था। सांस लेने के लिए मैंने महज एक छोटी सी बांस की नली बाहर छोड़ रखी थी। जब उनका काफिला वहां पहुंचा और उनका बॉस गाड़ी से नीचे उतरा तो वो ठीक मेरे सिर के ऊपर पेशाब करने के लिए आ खड़ा हुआ। मैंने बिल्कुल सही मौके का इंतजार किया और सीधे उसकी नाभि के नीचे चाकू घोंप दिया। मैंने उसे पूरी तरह अपाहिज बना दिया। उसके बाद मुझे हकीकत का सामना करना था। मैंने अकेले ही उस रेत के मैदान में उसके 1000 से ज्यादा पागलों जैसे आदमियों का सामना किया। मैं अब गिन भी नहीं सकता कि मुझे कितने चाकू और कट लगे थे। मुझे महज इतना याद है कि मेरे पूरे जिस्म में भयंकर दर्द था। शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। पहले तो वे सब हैरान थे कि मैं इतना सख्त क्यों हूं और गिर क्यों नहीं रहा हूं, जब तक कि किसी ने मेरे कपड़े नहीं फाड़े और उन्होंने लोहे की वे परतें नहीं देख ली जिन्हें मैंने एक योद्धा
योद्धा के कवच की तरह पहन रखा था। वे गुस्से से पागलों की तरह छटपटाने लगे, यहाँ तक कि वे मुझे कुचलने और मेरा चूरा करने के लिए उस रेत के मैदान में एक बड़ा बुलडोजर तक चलाने वाले थे। ये तो शुक्र था कि बिल्कुल आखिरी नाजुक पल में पुलिस वहां आ पहुंची। इसी तरह मैं जिंदा बच पाया। तभी से लोग मुझे ड्रैगन के नाम से जानने लगे। लेकिन इस वजह से मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वो आत्मरक्षा और लड़ाई की आखिरी हद थी। मुझे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जब मैं अंदर गया तो मुझे सचमुच लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मुझे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकार में दिख रहा था, जब तक कि तुम्हारी माँ मुझसे जेल में मिलने नहीं आई और उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं एक पिता बनने वाला हूँ। सिर्फ उसी पल मेरी जिंदगी में दोबारा रोशनी लौटी, ताकि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देख सकूं। मैंने अंदर सचमुच खुद को पूरी तरह सुधार लिया। इसीलिए आखिरकार मेरी सजा कम कर दी गई और मैं पूरे 5 साल पहले आजाद हो गया। मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे बड़े होने के इन दिनों को हाथ से जाने न दूं। आन पूरी तरह खोकर ये सब सुन रही थी। लेकिन इतने सालों में माँ ने मुझसे इस बात का जिक्र कभी क्यों नहीं किया? तुम सचमुच नादान हो बच्ची। उन सिंडिकेट के लोगों की आत्माएं पूरी तरह वहशी थीं। भला हम ये सब बयां करने की हिम्मत कैसे करते? हमें भयंकर डर था कि उनके बचे हुए गुर्गे बदला लेने के लिए हमारे पीछे न पड़ जाएं। इसीलिए हमने तुम्हारी माँ को भी इस सब में शामिल होने नहीं दिया और हम किसी को भी तुम्हारी असली पहचान का पता चलने नहीं दे सकते थे। हमें बहुत ज्यादा डर था कि कहीं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई नुकसान न पहुंच जाए। अब जब आप वापस आ चुके हैं तो आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैंने अपने पीछे चल रहे उन लोगों की टोली की तरफ इशारा किया जो अब भी बहुत खामोश होकर हमारे पीछे आ रहे थे। क्या तुम जानती हो कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वे क्यों पूरे दिल से मुझे अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं? एजी हमारे पीछे से करीब आया और बोला, सीनोरिटा। क्योंकि उस दौर में बॉस ड्रैगन के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उस वक्त हम सबके परिवारों में बूढ़े और बच्चे थे जिनका पेट हमें पालना था। जब वे जेल चले गए तब हमने उनके छोड़े हुए सामान को व्यवस्थित किया। सिर्फ तभी हमें यह पता चला कि उन्होंने उस वक्त तकदीर की उस पर्ची के साथ धोखाधड़ी की थी। उस वक्त की सभी पर्चियों पर सिर्फ मौत लिखा था। शुरुआत से ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वे हम सबको जिंदा रहने का मौका देने के लिए खुद की कुर्बानी दे देंगे। मैंने आन की तरफ देखकर एक फीकी मुस्कान बिखेरी। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि तुम दुनिया में आने वाली हो, क्योंकि अगर मुझे जरा सा भी ये पता होता कि वो उस वक्त गर्भवती थी तो मैं कभी भी ऐसा हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। मैं अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ने की ऐसी हैवानियत कभी नहीं करता। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो हाँ, मैंने उस वक्त तुम्हारी माँ को छोड़ना ही चुना था, क्योंकि मेरे ज़मीर ने मुझे इस कदर कचोटा कि मुझे लगा कि मेरे पास तुम दोनों के सामने आकर सब कुछ सच कबूल करने का मुंह तक नहीं बचा है। खैर, अब बहुत हुआ। तुम लोग अब हमारे पीछे मत आओ, वापस जाओ और कंपनी का कामकाज संभालो। जो लोग इस सच को नहीं जानते वे सोचेंगे कि मैं यहाँ घूम रहा कोई गुंडा हूँ। ये सुनकर एजी थोड़ा घबरा गया और इस स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसने मदद के लिए आन की तरफ देखा। सीनोरिटा! बॉस ड्रैगन युआंडा में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि वे बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और हमारे इस रिश्ते की कद्र करते हैं। लेकिन 15 साल बीत चुके हैं। उस वक्त हम बहुत कमजोर थे और महज उनके साए के नीचे महफूज थे। अब इतने सालों बाद शायद ये वक्त आ गया है कि हम इस बहुत बड़े एहसान का बदला चुकाएं। प्लीज आप ही बॉस ड्रैगन को युआंडा में वापस आकर हमारा नेतृत्व करने के लिए मनाइए। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बहुत दृढ़ता से जवाब दिया, तुम सब अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने उस वक्त जो कुछ भी किया था वो तुम लोगों से किसी बदले की उम्मीद में नहीं किया था। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो महज मेरी दुकान से आकर पैक लंच खरीद लिया करो। हमारे इस रिश्ते के लिए यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। वे बुरी तरह उलझन में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि पीछे हटें या आगे बढ़ें। अचानक आन बोल पड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। पापा, मैं एक रईस अमीर बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं दंग रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस वक्त ऐसा कुछ कहेगी। मैंने जेल के भीतर एक बहुत ही कीमती सबक सीखा है और वो ये है कि इंसान को हमेशा अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए। तुम्हें अपनी खुद की दौलत खड़ी करने के लिए अपनी मेहनत और अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। आन घबरा गई। वो आगे बढ़ी और उसने मेरे हाथ को झकझोर दिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो महज अमीर बनना चाहती हूँ। आप उसकी वजह से इतने साल जेल में बंद रहे और उतने ही साल मैंने और माँ ने भयंकर दुख झेले, और अब जब ये लोग खुद आपको इसका भुगतान करने यहाँ आए हैं तो आप हमारे जीवन को थोड़ा आरामदेह क्यों नहीं होने देते? अपनी बेटी को बिना किसी फिक्र के एक खुशहाल अमीर बच्ची बनने क्यों नहीं देते? क्या ये कोई बुरी बात है? अपनी माँ को एक खूबसूरत और अमीर मालकिन बनने क्यों नहीं देते? क्या वो कोई बुरी बात है? लेकिन इस बात पर एक मर्द के उसूल और उसकी साख टिकी थी। भाइयों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना। भला उस बात को तुम पैसों से कैसे तौल सकती हो? उसे महज एक कर्ज चुकाने का जरिया कैसे बना सकती हो? जब वो अपने आंसू साफ कर रही थी तो अचानक उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा चमका जो मैंने उसमें पहले कभी नहीं देखा था। मुझे आपके इस भाईचारे या एक मर्द के तौर पर आपके इस घमंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने आज इस मौके को ठुकरा दिया तो मैं आपसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। अपने इस खोखले घमंड की वजह से आप मेरे और माए के हमेशा के लिए खुशहाल और आरामदायक जिंदगी पाने के इस मौके को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। मैं हिचकिचाया। मेरे भीतर एक भयंकर मानसिक युद्ध छिड़ गया। कुछ पलों बाद मैंने अपनी बेटी की उन गंभीर आंखों में देखा और आखिर में मैं उन लोगों की तरफ मुड़ा और बोला, अगर
अगर तुम सब सचमुच मेरा ये एहसान चुकाना चाहते हो तो क्या तुम ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हो जिससे उस स्कूल की कैंटीन को खरीदा जा सके ताकि उसे मैं खुद चला सकूं। जब मेरे उन गैंग के भाइयों ने ये सुना तो वे बेहद खुश हो गए। बॉस लोंग, स्कूल की वो एक सड़ी हुई कैंटीन भला कैसे काफी हो सकती है? वो मुकाम तो आपके लिए हद से ज्यादा छोटा है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे युआंडा ग्रुप के पास कैंटीन की जो 25 ब्रांचेस हैं, हम उन सब का कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम कर देते हैं। हम अभी के अभी कागजात साइन कर देंगे, आप ही पहले इन सबको चलाइए। रहा सवाल इसके किराए का, तो अगले साल जब मुनाफा होने लगे तब आप कंपनी को भुगतान कर देना। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ मानो तुम ये सब मुझे मुफ्त में सौंप रहे हो। अरे बॉस लॉन्ग, हम तो मौत तक के भाई हैं, भला हम इन सब का हिसाब क्यों रखने लगे? मैं एक बार फिर मना करना चाहता था, लेकिन जब मैंने आन की उम्मीद से भरी आंखों को देखा तो मुझे एक मर्द के तौर पर अपने उस कल्पित घमंड को एक तरफ रखने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने उन कुल 26 कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लिया। 1 महीने बाद मैंने सामान ढोने के लिए खुद के लिए एक सेकंड हैंड वुलिंग होंगवांग वैन खरीदी और उसके बाद मैंने 2 बिल्कुल नई पोर्श कारें खरीदी। एक कार मैंने अपनी पत्नी को चलाने के लिए दे दी और दूसरी कार को मैंने स्वारोवस्की के हीरो से पूरी तरह सजवा दिया और उसे आन को उसके कमरे की सजावट के लिए दे दिया। जब मैंने उनके चेहरों पर वो बेहद मीठी और सच्ची मुस्कान देखी तो मैंने सोचा अब जो भी हो देखा जाएगा। अगर मैं अपने इस छोटे से परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकता हूँ और उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जिंदगी दे सकता हूँ तो सबसे ज्यादा मायने यही बात रखती है। रहा सवाल एक मर्द के सो कॉल्ड घमंड और उसूलों का, तो अगर वे जाते हैं तो उन्हें भाड़ में जाने दो। आन अब पहले की तरह आवारा लड़कों के साथ नहीं घूमती थी। उसने खुद ही उन अपने बेकार दोस्तों से दूरी बना ली थी और उनसे अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया था। उसने पढ़ाई को लेकर भी गंभीरता दिखानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके मार्क्स भी बढ़ने लगे। उसने कहा कि उसका सपना पास होना है। वो देश की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी से रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के कोर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी ताकि वो मेरे इस बिजनेस को संभाल सके और वो हमारे इस बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने में मेरी मदद करेगी। जब मैंने अपनी बेटी को इतना समझदार और सीधा होते देखा तो मेरा दिल पूरी तरह भर आया और मुझे बेहद सुकून मिला। तब से इस दुनिया में अब वो खूंखार बॉस लॉन्ग कहीं नहीं है जिससे लोग खौफ खाते थे। अब यहाँ महज कैंटीन का एक साधारण सा मालिक है जो अपनी पत्नी और बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और फिर इसी के साथ हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कंप्लीट स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।